देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड सेंटर ऑफ शेडेड एरिया। और जो क्वेश्चन है तो उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे बनाया हुआ है। उस डायग्राम के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड शेप दिख रहा है सेमी सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 75 mm। इसके अलावा एक सेमी सर्कल, ये 100 mm रेडियस होने वाले सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हुआ है, ठीक है। और जो 100 mm की रेडियस से बना हुआ जो सर्कल है वो कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया है उन्होंने। यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है और ये जो सर्कल ड्रॉ किया है बाहर का बड़ा वाला सर्कल, यहाँ पर गैप कितने यूनिट का दिया है, 50 mm का गैप दिया है, ठीक है। सेमी सर्कल का बेस एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये सेमी सर्कल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। वैसे देखा जाए तो ये कंप्लीट डायग्राम सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। इतना क्वेश्चन का डेटा समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा बताया था कि अगर कोई भी शेप, क्या कहा, अगर कोई भी शेप सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, या फिर कोई भी शेप अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, अगर डायग्राम सिमेट्रिकल बट वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। अगर डायग्राम, कोई भी डायग्राम या फिर कोई भी शेप सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी भी शेप का, क्या कहा, किसी भी शेप का सेंट्रॉइड हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही लाई करेगा। क्या कहा, किसी भी शेप के लिए उसका सेंट्रॉइड वाला पॉइंट हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए ही लाई करेगा। तो ये वाले डायग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला डायग्राम कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देयरफॉर इस कंप्लीट डायग्राम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो अगर ये डायग्राम सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो क्यों हो जाएगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। बट सिंस द डायग्राम इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्टली जीरो। ये तो हम लोगों ने पहला ही पॉइंट डिस्कस कर लिया था। दूसरा पॉइंट ये होता है, अगर डायग्राम सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इसका सेंट्रोइड वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं। अगर वाई एक्सिस के ऊपर ही सेंट्रोइड आने वाला है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, अपने आप बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। एक बार उस पॉइंट को मैं फिर से बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये था, अगर डायग्राम सिमेट्रिकल बट वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर डायग्राम सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो। और सेकेंड पॉइंट हमारा ये था, कोई भी किसी भी पॉइंट का सेंट्रॉइड हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही लाई करता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के बारे में देखते हैं। डायग्राम के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसको, इस डायग्राम के अंदर से स्टैंडर्ड शेप लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये है सेंटर, सेंटर को हम लोग ओ नेमिंग कर देते हैं, ओ नेमिंग कर देंगे। ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये वाई एक्सिस दिख रहा है, तो ये इसको हम लोग ओ कह देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि ओरिजिन का ओ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ट्रायंगल के ये पीछे भी हम लोग उसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओ, इसको नेमिंग करते हैं ए, और ये वाले पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं बी, ठीक है। ओ ए बी ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये वाले सेंटर वाले पॉइंट पे ओ से अगर एक परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी इस कॉर्ड के लिए। ए बी कॉर्ड जैसे ही लग रहा है ना बड़े वाले सर्कल का जिसका रेडियस 100 mm है, तो उसके लिए ए बी एक कॉर्ड जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो सेंटर से कोई भी एक लाइन अगर उसके कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करते तो वो क्या करेगी, ए बी को बाइसेक्ट ही करेगी, ठीक है। और ये ओ जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा ए बी कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इस जो भी पॉइंट यहाँ पे आता है उसको नेमिंग कर देंगे एम नाम से। किसके, क्या अल्फ़ाबेट से नेमिंग किया उसको, कैपिटल एम नाम से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एज वेल एज हम लोग ऊपर की तरफ भी कुछ नेमिंग कर देते हैं। ए एम बी ये तो हो गया कॉर्ड का नेमिंग, सेंटर ओ हो गया। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों ने पॉइंट का नाम दे दिया सी। ऊपर वाले यहाँ पर वाई एक्सिस के नीचे जस्ट ये जो पॉइंट है वहाँ पर नेमिंग क्या किया, सी ये नेमिंग दे दिया, ठीक है। अभी देखो ये नीचे वाला ट्रायंगल बनाने के बाद इस डायग्राम के अंदर हमें तीन स्टैंडर्ड शेप दिखाई दे रहे हैं। कितने, तीन स्टैंडर्ड शेप। पहला तो ये ट्रायंगल का दिखाई दे रहा है, ठीक है।
दूसरा एक सेक्टर का स्टैंडर्ड शेप होगा। क्या का सेक्टर, सेक्टर का कौन सा रहेगा देखो, मेरी साइड में बना देता हूँ, यहाँ पर आपको नहीं समझेगा। सेक्टर होता क्या पहले वो जानते हैं। ये देखो एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जैसे दो साइड मैंने साइड में बनाई, और यहाँ से अगर हम लोग गोल कर देते, जैसे कि हम लोग केक काटते हैं ना, केक काटने पर किसी को देते हैं, जो जो वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। या फिर पिज्ज़ा का टुकड़ा जैसे कट कट के आता है ना फिर बाहर, तो उसी तरीके से एक वाले पार्ट को हम लोग सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये इस वाले सेक्टर में एंगल कैसा है, छोटा सा एक्यूट एंगल है, इसके कारण इसका शेप ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस सेक्टर के एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हिस्सा हो जाएगा। अगर एंगल हम लोग एग्जैक्टली 180 का करेंगे तो ये सेक्टर क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग एंगल 180 का कर देंगे सेक्टर के अंदर तो वो सेक्टर सेक्टर नहीं रहेगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अगर हम लोग एंगल, ये अंदर का एंगल 180 से और बड़ा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये जो दो लाइन थी ना यहाँ पर सेंटर था, ये जो दो लाइन थी यानी कि रेडियस थी वो और नीचे आ जाएंगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ऐसी रहेंगी, ठीक है। यानी कि एंगल बड़ा होने पर सेक्टर अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और एंगल बड़ा करेंगे तो ये इनके बीच का एंगल, ये दोनों लाइन्स के बीच का लेफ्ट साइड वाला एंगल और छोटा हो जाएगा, और ऊपर वाला एंगल और बड़ा हो जाएगा, तो ये ऐसा रहेगा ना सेक्टर, ठीक है। देखो ऐसे स्टार्ट किया, फिर एंगल बढ़ाते बढ़ाते गए तो हम लोग ये वाले पॉइंट पे आ गए, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा शेडो की वजह से, अभी दिखा रहा होगा। सेक्टर यहाँ से चालू किया, थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, ऐसा आया, एंगल जब 180 होगा तो ऐसा होगा, और एंगल बढ़ाया तो इस तरीके से सेक्टर होगा, और एंगल बढ़ाया तो इस तरीके से सेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सेक्टर इसी तरीके से आया हुआ है, क्या कहा, हमारे पास सेक्टर इसी तरीके का आया हुआ है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन उल्टा है। हमें क्या दिया, ये ओपनिंग जो है ना सेक्टर की वो डाउनवर्ड्स दी है, देखो इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में ये सेक्टर हमें इस तरीके से आया है, तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे वाले पार्ट में ये ट्रायंगल बना दिया, और ये यहाँ से इस ओरिजिन से ऊपर एक सेमी सर्कल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेक्टर इस तरीके से आया था ना, ये कंप्लीट सेक्टर, उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये जो इस तरीके से सेक्टर आया है हमारे पास, उसका कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके एरिया में हम लोग ट्रायंगल का एरिया भी ऐड कर देंगे, और यहाँ से हम लोग सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी फिर प्रोसीजर वाइज हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तब जाके हमें रिक्वायर्ड शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका सेंट्रॉइड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक बार फिर से उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहले बताया था, सेक्टर का स्टैंडर्ड शेप हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखो इसी तरीके से लिया होता, केक का टुकड़ा जैसे काटते हैं उसी तरीके से फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्टर का जब फॉर्मूले देख रहे थे इसी तरीके का सेक्टर लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ओरिजिन लिया था, यहाँ से एक्स एक्सिस लिया था, और यहाँ से वाई एक्सिस लिया था। ये वाला सेक्टर अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, 0 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर ये सेक्टर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका सी जी सेंट्रल पॉइंट इसी एक्स एक्सिस पे रहेगा, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे रहेगा, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो वो वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखो सेक्टर है, सेक्टर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो उसके कारण उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, इतना क्लियर हो गया। तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो हो गया 0। अभी और दूसरा पॉइंट ये था कि इसका सी जी इसी एक्स एक्सिस पे होगा, क्या कहा, इस सेक्टर का सी जी यानी कि सेंट्रॉइड इसी एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमें किस में मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट में। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो यहाँ पर सी जी रहेगा ना अंदर कहीं ना कहीं, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मिल जाएगा। वो कितना होता है बाय फॉर्मूला, देखो इतना 2/3 आर इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ये अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा क्या रहेगा, ये एक एंगल रहेगा, नीचे की तरफ अल्फ़ा लिखा और ये ऊपर की तरफ अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी टोटल एंगल है इस सेक्टर के बीच में, ये जो भी टोटल एंगल है उसका हाफ एंगल यानी कि अल्फ़ा एंगल लेना होगा। और ये 2/3 आर लिखा, साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा लिखा, साइन के साथ जो अल्फ़ा आया है उसको हमें डिग्री मोड में लिखना होगा, और नीचे जो अल्फ़ा आया है उसको हमें रेडियन मोड में लिखना होगा या फिर रेडियन यूनिट में लिखना होगा, और साइन के साथ आया हुआ अल्फ़ा हमें डिग्री यूनिट में लिखना है, ठीक है।
तो ये इस सेक्टर का अगर हम लोग एंगल बढ़ा देंगे, मोर देन 180 कर देंगे, तो ये सेम सेक्टर कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस और सेम सेक्टर ये ऐसा हो जाएगा और ये पीछे की तरफ आएगा और यहाँ से एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इसके लिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये एक साइड में आया हुआ एंगल, ठीक है, उसके सेम अबाउट सिमेट्री से एक साइड आया हुआ एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ा कहेंगे। देखो ये वाला सेक्टर एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल था ना, तो उसके सिमेट्री पे एक साइड से आया हुआ जो भी एंगल रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फ़ा कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से जान लेते हैं कि कोई भी शेप अगर सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर उसी सिमेट्रिकल एक्सिस पे होगा और उसके अपोजिट वाला एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास ये इस डायग्राम के अंदर ये जो सेक्टर है, सेक्टर किस ओरिएंटेशन में दिया हुआ है, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से सेक्टर रहेगा। ठीक है, और ये नीचे एक ट्रायंगल है, सेक्टर का एरिया ऊपर का हिस्सा, ट्रायंगल का एरिया नीचे का हिस्सा, ये दोनों हमें ऐड करना है और इनसे ऐड करने पर हमें किसको एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 शेप मिल रहे हैं हमें स्टैंडर्ड शेप, एक तो ट्रायंगल, दूसरा ये सेक्टर और तीसरा ये सेमी सर्कल। इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें राइटिंग टेबल एज फॉलोज ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। बिफोर दैट टू फाइंड सेंट्रॉइड ऐसा लिख देंगे। देखो आंसर के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। पहले क्या लिखना होगा, टू फाइंड सेंट्रॉइड, टू फाइंड सेंट्रॉइड लिख दिया। टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखने के बाद हमें लिखना होगा राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखने से पहले हमें एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना होगा, सिंस गिवन कंपोजिट फिगर बोल सकते हैं हम लोग, कंपोजिट फिगर या फिर शेडेड एरिया, सिंस गिवन शेडेड एरिया लिख देते हैं, सिंस गिवन शेडेड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्या लिखा, सिंस गिवन शेडेड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, देयरफॉर सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, डायरेक्टली 0 रहेगा। यूनिट क्या थे, थे, तो ये क्या लिखेंगे साइड में, एक्स बार इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए था, यहाँ पर देखो एरो कर देता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है वो अभी कर देंगे, टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। डायग्राम के अंदर हमें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा यानी कि सिमेट्री के एक साइड में होने वाले एंगल का जो भी वैल्यू होगा वो हमें पता करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का काम करना होगा। देखो इन ट्रायंगल ओ एम बी लिखेंगे, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम बी लिख दिया, राइट। तो ये ओ एम कितना दिया हुआ है 50, तो लिख देते यहाँ पर लेंथ ओ एम इज इक्वल टू कितना लिखा, 50 लिखा। और ये लेंथ ओ बी कितनी दिख रही है, रेडियस जितनी, बड़े वाले जो भी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 100 mm है। तो लेंथ ऑफ ओ बी कितना हो जाएगा, 100 mm। लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 mm। लेंथ ओ बी इज द हाइपोटेन्यूस क्यू, क्योंकि देखो एंगल ओ एम बी कैसा रहेगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड ए बी के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री। ठीक है, अल्सो एंड लिखा, एंड लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, लेंथ ऑफ एम बी भी होगा, राइट। तो लेंथ ऑफ एम बी कितना वो हमें पता नहीं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय यूजिंग लिखा पाइथागोरस थ्योरम। ये जस्ट रफ वर्ड में लिखा है मैंने पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग समझ लो ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। वो क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ एम बी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, देखो ओ बी स्क्वायर क्या लिखा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ओ बी कितना था, 100 था, ये 100 स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू ओ एम कितना, ये 50 है, 50 स्क्वायर हो रहेगा प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम बी स्क्वायर कितना मिलेगा, देखो हमें एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। ये कैसा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, या फिर हम लोग इसको कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एम बी स्क्वायर रहेगा, 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर करने पर हमें आंसर देखो कितना मिलेगा, 7500। ये 7500 लिख दिया
तो इसका स्क्वायर रूट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी इज इक्वल टू, ये एम बी स्क्वायर इक्वल टू 7500 मिला ना, तो एम बी इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 50√3 आएगा। कितना आएगा 50√3, 50 इंटू √3 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एम बी कितना लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ ए एम कितना लिख सकते हैं 50√3 रहेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम कितना रहेगा 50√3 इक्वल टू लेंथ ऑफ एम बी भी लिख देते एक बार फिर से 50√3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर किया 2 टाइम्स, या फिर सिंपली लिख देंगे लेंथ ए बी, लेंथ ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ए एम, या फिर लेंथ ऑफ ए एम प्लस लेंथ ऑफ एम बी। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 50√3, यानी कि 100√3 आएगा लेंथ ए बी की वैल्यू, और पीछे क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी लिखेंगे। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें, ट्रायंगल का एरिया निकालते वक्त ये जो ए बी निकाला है ना हम लोगों ने अभी अभी, उसको बेस का लेंथ कंसिडर करेंगे। ओ एम इज़ द हाइट विच इज़ 50 mm, तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण हमें लेंथ ऑफ ए बी की रिक्वायरमेंट थी, तो वो निकाल दिया यहाँ पर। कितना रहेगा वो 100√3 mm, तो ये लास्ट में यूनिट भी लिख दिया। अभी हम लोग राइटिंग टेबल एज फॉलोज वाला स्टेटमेंट कर लिख सकते हैं और उसके आगे वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टू फाइंड सी जी या फिर सेंट्रॉइड, टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज वाला स्टेटमेंट अभी होना चाहिए था। राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है, 3 ही शेप है हमारे पास, जिसमें से कंप्लीट डायग्राम का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, ये भी हमें पता चल गया था। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस पे ये डायग्राम आया हुआ है, इसके कारण इस डायग्राम का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा 0 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। कुछ आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज सेंट्रॉइड विल लाइज ऑन दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखा। सबसे पहले हमें लिखना होगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद हमें लिखना है शेप, शेप के बाद हमें लिखना है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा mm² रहेगा, तो ये mm² लिख दिया, और साइड में ये ai भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमें लिखने कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लेकिन एक ही लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है कि 0 है, तो इसके कारण हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट y वाला लिखेंगे। कोऑर्डिनेट लिखा, कोऑर्डिनेट क्या लिखना है, सिर्फ yi वाला लिखना है। उतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है ai yi कर देना है। ठीक है, xi कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया, बिकॉज द गिवन डायग्राम इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 0 होने वाला है, इसके कारण उसको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी ये सीरियल नंबर 1 हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला फिगर कंसिडर कर लेते हैं। चलो फिर पहले हम लोग ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये कॉलम्स बनाने के बाद हम लोगों को एक प्रॉपर टेबल बनाना होगा, जिसमें हम लोग यहाँ से पेंसिल से सेपरेट कर देंगे इन कॉलम्स को। ठीक है, तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो ये एक्चुअली ai ऊपर होना चाहिए था, फिर mm² लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं करेंगे हमारे, क्योंकि मार्क्स सिर्फ हमारे नंबर्स के लिए, मतलब जो वैल्यूज़ हम लोगों ने सही लिखी गलत लिखी या फिर फॉर्मूले सही अप्लाई किए कि नहीं किए उसके लिए होने वाले ये। ठीक है, चलेगा, ये इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है ये, लेकिन लिखने का प्रॉपर तरीका mm² नीचे होना चाहिए था। वाई कोऑर्डिनेट का यूनिट क्या रहेगा mm रहेगा, और ये ai y के लिए यूनिट क्या रहेगा mm³ हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यही से भी एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लाइन मैंने यहाँ पर पेन से ही कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहला फिगर हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के लिए एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये ट्रायंगल का बेस कितना होगा, देखो ए से लेकर बी तक का बेस कितना आया था 100√3 आया था, और ये हाइट कितनी है 50 है, यानी कि 100√3 इंटू 50 इंटू 1/2, तो इतना करने पर आंसर कितना आ जाएगा, देखो 50 इंटू 50√3 आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर देते हैं 50 इंटू 50 इंटू √3, तो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा हमें 4330.127। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया सबसे पहले लिख देंगे 4330.127 था, तो हम लोगों को डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लिखने और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देना है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद 13 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0.127 था, तो हम लोगों ने क्या लिखा 0.13 लिख दिया सिंपली। इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अभी आप लोग इस डायग्राम को नोटिस करो ट्रायंगल की,
वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस से क्या कहा, इस एक्स एक्सिस से ट्रायंगल के नीचे की तरफ जाते वक्त हमें ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा पहले नज़र में आ रहा है? ये एपेक्स वाला, और ये एपेक्स वाला हिस्सा एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो एक्स एक्सिस से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ट्रायंगल का पहला हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आया है, जो कि है एपेक्स। एपेक्स से सामने वाला साइड को हम लोग कहते हैं बेस, और ये जो एपेक्स है और ये जो सामने वाला साइड बेस है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है हाइट। तो हाइट इस केस में कितनी यूनिट की है? 50 mm की। और एपेक्स से क्या कहा, एपेक्स से सीजी कितना दूर होता है हाइट के? 2/3 ऑफ हाइट। तो 2/3 इंटू 50 करने पर हमें एक्स एक्सिस से आया हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ होने वाला है, उसके कारण हमें जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस में लिखना होगा, क्योंकि वाई एक्सिस ओरिजिन के नीचे कैसा होता है? हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, वो कितना होगा? 2/3 इंटू 50 करने पर जो भी वैल्यू होगी उतना होगा। ठीक है, तो ये कर देते हैं 2/3 इंटू 50, 2/3 इंटू 50। तो 2/3 इंटू 50 करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा? 100/3, दैट इज़ 33.33। लेकिन वो निगेटिव लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव लिखेंगे, -33.33 लिख दिया। आफ्टर दैट अभी हम लोग कंसिडर करते हैं सेमी सर्कल के एरिया को। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया इसी ओरिएंटेशन में वो निकाल दिया। सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितनी थी? 75 mm की थी। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? πr²/2। रेडियस है 75, तो ये पाई लिखा इंटू 75 का होल स्क्वायर किया अपॉन 2 भी करना है। तो πr²/2 करने पर आंसर कितना आता है? देखो 8835.729 है, जिसको हम लोग 0.73 लिख सकते हैं। लेकिन इस सेमी सर्कल के एरिया को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके कारण -88.35.73 लिखना होगा। ठीक है, तो ये माइनस क्या लिखेंगे? -8835.73 लिखा। अभी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस सेमी सर्कल का ये जो बेस है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते वक्त जो भी डिस्टेंस आएगा वो हमें लिखना होगा वाई कोऑर्डिनेट पे, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो हम लोग इतना जानते हैं कि सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन किसी भी तरीके से होने दो। मान के चलो ये सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरफ, इसका सी जी कहाँ पे होगा? उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रहेगा। इतना तो पॉइंट क्लियर है हमें। ठीक है, लेकिन वो ये वाले बेस से कितना ऊपर होता है? हमेशा 4r/3π। कितना? 4r/3π। मान के चलो कि ऐसा सेमी सर्कल है, उसका सी जी कहाँ पे होगा? एक तो पहला पॉइंट तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर होगा, और वो बेस से कितना ऊपर होगा अंदर की तरफ? 4r/3π। तो इस केस में 4r/3π करने पर वैल्यू जो भी आएगी दैट इज़ आवर वाई कोऑर्डिनेट, विच मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस? क्योंकि सेमी सर्कल का ये वाला बेस कम्प्लीटली लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से निकालना है, मतलब इसी बेस से निकालना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेट कर देते, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 4r/3π करना है। रेडियस है 75, तो 4r दैट इज इंटू 75/3π, 3 इंटू शिफ्ट करके हमें प्लेस करना है पाई। तो देखो आंसर कितना होता है? 31.83। ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आया हुआ डिस्टेंस है, जिसके कारण इसको हमें प्लस में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? 31.83 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 31.83 लिखा है यहाँ पर। अभी हमें क्या यूज़ करना है? सेक्टर। सेक्टर कौन सा? देखो ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये सेक्टर का शेप आएगा। अभी सेक्टर इसी तरीके से बड़ा वाला सेक्टर रहेगा, एंगल ऐसे कॉर्नर दिखना चाहिए, गोल हुआ था सेक्टर इस तरीके से। हमें सेक्टर का ये एंगल नहीं पता, क्या कहा? हमें ये सेक्टर का सिमेट्री के अबाउट एक साइड आने वाला एंगल पता होना चाहिए ना। सेक्टर के सिमेट्री के एक साइड आया हुआ एंगल हमें निकालना होता है, जिससे हम लोग अल्फ़ा मानते हैं। ठीक है, जब मैंने फॉर्मूले बताए थे सेक्टर के बारे में, उसका सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला निकाला था, तो उस केस में बताया था अल्फ़ा क्या होता है? सेक्टर के सिमेट्री के अराउंड होने वाला दोनों में से किसी एक साइड का एंगल, जो कि हमेशा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते तो देखो ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस कितना है? 50, और ये ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है? 100। यानी कि ये
ये वाला साइड अगर ये देखो, ये 90 के अपोजिट वाला साइड है, ये हाइपोटेनस विच इज़ 100, और ये कितना है, ओ एम कितना है 50, यानी कि 100 के हाफ यहाँ पर मिल रहा है, तो ये 90 डिग्री भी है। तो हम लोगों को आगे क्या पता चलेगा कि कि ओ एम बी ये 30 60 90 का ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि देखो हाइपोटेनस के हाफ ओ एम ये साइड हो रही है, इसका मतलब ओ बी एम, क्या कहा, ओ बी एम ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ये एंगल कैसा हो जाएगा 30 डिग्री का। एंगल ओ बी, एंगल ओ बी एम ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 90। और एंगल ओ एम बी कितने डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का होगा। क्या कहा, एंगल ओ बी एम कितने डिग्री का रहेगा, ये तो 30 डिग्री का होगा, लेकिन एंगल एम ओ बी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, और ओ एम बी 90 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल ओ एम बी 30 60 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमें कौन से एंगल की ज़रूरत है, देखो ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उस एंगल की ज़रूरत है, ये वाले एंगल की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल 90 डिग्री होगा, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री रहेगा। ओ बी एम अगर 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस, ये ओ वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये नीचे वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ 90, यानी कि सेक्टर के लिए सिमेट्रिक की एक साइड आया हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30 दैट इज़ 120। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर अल्फ़ा क्या यूज़ करना है, 120 डिग्री। अगर रेडियन में यूज़ कर रहे हो तो उसको हमें रेडियन में यूज़ करना होगा, दैट इज़ 120 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीपल करना होगा। तो सेक्टर का शेप तो यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अभी सेक्टर का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया आर इंटू अल्फ़ा ये फॉर्मूला होता है। क्या कहा, सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, सॉरी आर इंटू अल्फ़ा कहा था, आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्या होता है, एंगल। ठीक है, तो अल्फ़ा रेडियन में यूज़ करना होता है, लेकिन जो भी एंगल आता है वो किस में कन्वर्ट करके यूज़ करना होता है, हमें रेडियन यूनिट में कन्वर्ट करके यूज़ करना होता है। ठीक है, और आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा होता है। तो रेडियस कितनी है यहाँ पर, बड़े वाले सेक्टर के लिए 100 है, ये क्या करेंगे फिर 100 स्क्वायर इंटू एंगल कितना था, 120 था, लेकिन 120 नहीं यूज़ करना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके यूज़ करना। तो 120 का रेडियन में कन्वर्ट करने पर कितना आएगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, पाई अपॉन 180 लिख दिया। तो इसको देखते हैं ये वैल्यू कितनी होती है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमें मिलेगा 20943.95। तो लिख देते हैं 20943.95। ठीक है, इतना लिख दिया। अभी उसका हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वो तो जीरो आ जाएगा, पहले ही पता है क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस था। अभी क्या निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या कहा, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी देखो इसको थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं दूसरे पेज पे, इस सेक्टर के डायग्राम को। सेक्टर किस ओरिएंटेशन में, सिर्फ सेक्टर को देखना। सेक्टर इस तरीके से आई हुई है ना हमारे पास, सेक्टर का शेप इस तरीके से आया हुआ, ये जो कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। इसका सीधी इसी वाई एक्सिस पे रहेगा, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं आ सकता, सेक्टर की तरफ ही आएगा ना। वो इस मान के चलो कि इतना डिस्टेंस अंदर है, कितना, इतना डिस्टेंस अंदर है। तो ये इतना जितना जो भी डिस्टेंस होता है बाय फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/3 आर साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ये फॉर्मूला लिखा था इससे पहले एक्सप्लेनेशन देते वक्त। ठीक है, तो ये जो भी ऊपर साइन के साथ जो अल्फ़ा आया है वो हमें डिग्री में यूज़ करना है, और नीचे जो अल्फ़ा आया है वो हमें रेडियन में यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही सीजी रहेगा, और वो ओरिजिन से कितना दूर होगा, उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर 2/3 आर साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इस वैल्यू से, जिसमें साइन के साथ आया हुआ अल्फ़ा हमें डिग्री में यूज़ करना है, और नीचे में आया हुआ अल्फ़ा हमें रेडियन मोड में यूज़ करना है। ठीक है, या फिर रेडियन यूनिट में यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो वाला कैलकुलेशन कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये 2/3 लिखा, 2/3 इंटू 100 करना पड़ा। 100 इज़ द रेडियस फॉर दिस सेक्टर, इंटू क्या करना है अभी, साइन 120 लिखना है, ये साइन 120 लिखा, अपॉन नीचे सेम एंगल को हमें रेडियन मोड में या फिर रेडियन यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है, दैट इज़ 120 इंटू पाई बाय 180, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना होता है,
27.566 आया है आंसर। इसका मतलब हम लोग जिसको 27.57 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है। ये देखो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आएगा ना, ये जो भी वैल्यू आएगा वो, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ कैसे होता है, प्लस होता है। तो हम लोग इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे। वो कितनी मिली हमें, 27.57 मिली, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो ए आई आया है, आई का मतलब क्या होगा, ये पहले शेप का ट्रायंगल शेप का एरिया आया हुआ। आई का मतलब फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल के आया, यानी कि सेकंड शेप सेमी सर्कल, उसको नंबर 2 है, तो ये उसके इसमें A2 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड एरिया। उसी तरीके से ये जो सेक्टर है वो थर्ड एरिया, तो उसके लिए हम लोग 3 कंसिडर करेंगे। तो वो आई जस्ट यहाँ पर जनरल नोटेशन में दिखाएंगे, अलग से A1 A2 A3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हो गया ए आई वाई आई का मीनिंग एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये ए आई इंटू वाई आई कर देना है, यानी कि हर एक एरिया अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट के साथ इंटू कर कर उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में हमें लिख देना है। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, समेशन ऑफ ए आई लिखना है यहाँ पर। समेशन ऑफ ए आई लिखने के बाद यहाँ पर हमें राइट साइड में समेशन ऑफ क्या करना होगा, ए आई वाई आई करना होगा इक्वल टू। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने डायरेक्टली। देखो यहाँ पर मैंने टेबल्स बना दिया है। समेशन ऑफ ए आई कितना आ गया, 16437.75, यानी कि सब एरिया का एडिशन करने पर हमें वैल्यूज़ आई है 16437.75, ठीक है। यूनिट रहेगा इसका mm²। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ था लिखने में पहले, तो उसको क्रॉस चेक करने पर सही आंसर लिखा है। वो आंसर कितना है, -144,323.23। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट कंसिडर करना है, ये तीसरा डिजिट लिखा है, फिर भी 2 ही डिजिट यूज़ किए आगे की कैलकुलेशन में, यानी कि समेशन ऑफ ए आई वाई आई करते वक्त, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट -144,323.23। नेक्स्ट वैल्यू आई हुई है -281,241.29। उसके बाद वैल्यूज़ आई है 577,424.70, और इनका एडिशन करने पर आंसर कितना मिला हमें, 151,860.18, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए आई भी आ चुका है, समेशन ऑफ ए आई वाई आई आ चुका है। तो इनसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट स्टेप में वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई लिखना है, ठीक है। और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू लिखेंगे। फिर उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ ए आई वाई आई के लिए 151,860.18, और डिनोमिनेटर में लिखना है समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू, दैट इज़ 16437.75, ठीक है। तो इसको कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं हमें वैल्यूज़ कितनी मिलती है। वैल्यू मिलेगी हमें 9.238, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 9.24 यूनिट रहेगा ठीक है। एक्स बार तो डायरेक्टली पहले ही हमें पता चला था कि 0 आया था, और वाई बार कितना मिला, 9.24 तो हम लोग लास्ट में सेंट्रॉइड लिख सकते हैं। देयरफॉर सेंट्रॉइड यानी कि उसके लिए जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 0, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट यानी कि कितना 9.24, ब्रैकेट के बाद हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। इतना समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रॉइड ईस्ट कंसेप्ट के ऊपर सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल किया। सम वैसे तो इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए मतलब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड इस कंसेप्ट के ऊपर और 1 या 2-3 सम कर लेंगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स हो जाने के बाद हमारा सेंट्रॉइड ये टॉपिक मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग फ्रिक्शन ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हो सकता तो साइड बाय साइड पैरेलली डायनामिक्स वाले पार्ट को भी स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए हुए प्रॉब्लम में अगर आपको कहीं भी डाउट अगर आता है किसी स्टेप में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम में मतलब कहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले हमारे मैकेनिक्स के अंदर कोप्लेनर फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर हमारे मैक्सिमा मिनिमा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इनका भी प्लेलिस्ट आपको अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से मिल जाएगा। ये जो अभी अलग अलग चैप्टर्स के नाम मैंने लिए, उन चैप्टर से अगर आप लोग गो थ्रू होते हो और अगर किसी स्टेप में डाउट आता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, ताकि मैं फिर आपको डाउट सॉल्व कर सकूँ। अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।